नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बीपीएससी एनालिसिस के एक नई वीडियो में। आज हम लोग आपके सामने आए हैं 16 दिसंबर के करंट अफेयर्स लेके। ये कुछ 10 MCQs हैं, इसके साथ साथ थोड़े से कुछ हेडलाइंस और स्टेटमेंट्स हैं। और अगर टाइम इस वीडियो में बचती है तो दो ऐसे न्यूज़ हैं, एक 5th और 6th शेड्यूल के बारे में डिस्कस कर रहा है और एक डिजिटल इंडिया के बारे में। तो ये दोनों जो आर्टिकल्स हैं ये मेंस पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव से, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोशिश करेंगे इसको भी इसी वीडियो में इनलिस्ट कर लें, नहीं तो फिर इसके लिए एक सेपरेट से वीडियो बना देंगे। और अभी फ़िलहाल MCQs कर लेते हैं। और माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से, वीडियो क्वालिटी एंड वॉइस क्वालिटी में आप लोगों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है कुछ दिनों से, बट ये कुछ दिनों की प्रॉब्लम ही है। मैं इस पे काम कर रहा हूँ और जल्द से जल्द इसको दूर करूँगा। तो अच्छी से अच्छी मतलब क्वालिटी, दोनों वॉइस की क्वालिटी एंड वीडियो की क्वालिटी इंप्रूव करने की जितनी कोशिश हो रही है मैं कर रहा हूँ अभी। एंड आप लोग मुझे 10-15 दिन का टाइम दें तो सारी चीज़ें लाइन अप हो जाएंगी और अच्छे से एक फॉर्म्ड वे में स्टार्ट हो जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। DRDO कंडक्टेड अ टेस्ट ऑफ अग्नि 5 मिसाइल। व्हाट टाइप ऑफ मिसाइल इट इज़? किस तरह का ये मिसाइल है? बैलिस्टिक, एयर टू एयर, सरफेस टू सरफेस, सबमरीन लॉन्च्ड? तो इसका आंसर है बैलिस्टिक। ये अग्नि 5 मिसाइल हम लोगों ने APJ अब्दुल कलाम पोर्ट, उड़ीसा के पोर्ट से इसको लॉन्च किया है, कल की बात है। दूसरे क्वेश्चन है, हु इज़ द इंडियन हु क्रैक्ड 25 ईयर्स ओल्ड पाणिनी कोड? तो राजा ऋषि राज पोपट, ये एक कैम्ब्रिज स्टूडेंट के विद्यार्थी हैं, ये भारतीय मूल के हैं। इन्होंने 2500 साल पुरानी पाणिनी कोड को क्रैक किया है, जिससे अब साइंटिस्ट को वो सारी चीज़ें को डिकोड करने में और सारी चीज़ों की स्टडी करने में काफ़ी मदद मिलेगी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पाकिस्तान फर्स्ट सैटेलाइट टू द मून? तो मैंने यहाँ पे ऑप्शंस इसलिए बनाए, डस्टबिन लिख दिया है, क्योंकि मोटा मोटी इसका आंसर मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। इसका आंसर है आइस क्यूब। चाइना की मदद से पाकिस्तान ने इसको लॉन्च किया है, मतलब बेसिकली आप कह लो चाइना नहीं किया है। एंड ये इसकी जो विड्थ ये है 10 सेंटीमीटर की विड्थ है। आइस क्यूब्स सेंड किए गए हैं और इसकी वेट है 2 kg। 2 kg की वेट है और विड्थ जो है वो 10 सेंटीमीटर है। और ये वाटर ड्रॉपलेट्स को डिटेक्ट करने के लिए, बेसिकली आइस डिटेक्ट करने के लिए मून के अदर रीजन पे, जो मून का जो दूसरा हिस्सा है जो दिखता नहीं हमें, उसके लिए, उस पर वाटर डिटेक्ट करने के लिए, आइस डिटेक्ट करने के लिए पाकिस्तान ने ये सेंड किया है। तो मैंने यहाँ पे एक ऑप्शन डस्टबिन भी डाल दिया है। तो मोटा मोटी आप इस पाकिस्तान के सॉफ्टवेयर को डस्टबिन ही समझें, लेकिन इसका आंसर है आइस क्यूब। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हु इज़ हेल्पिंग यूक्रेन इन ट्रेनिंग ऑफ ट्रूप्स? अब आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा देता हूँ। USA मदद कर रहा है, ट्रेनिंग दे रहा है यूक्रेनियन ट्रूप्स को, और ये ट्रेनिंग जर्मनी में दी जा रही है, और ये ट्रेनिंग दे रहा है US टू फाइट अगेंस्ट रशिया। वो तो आप लोग जानते ही हैं सब कुछ। उसके बाद फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इज़ द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री विच हैज़ स्टेट फंडेड लीव फॉर वुमेन ऑन पीरियड्स? ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप उठाया गया है, और जो भी वुमेन पीरियड के समय में उनको स्टेट से फंड किया जाएगा और उनको छुट्टी दी जाएगी उस समय। तो ये ऐसा यूरोपियन कंट्री करने वाला पहला देश स्पेन बन गया है। और इसी के साथ साथ इसने राइट टू अबॉर्शन भी स्टार्ट किया है वुमेन के लिए, जिसमें 16-17 साल की लड़कियां भी अपने पेरेंट्स के इजाज़त के बिना अबॉर्शन करा सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। हु अनवील्ड द बस्ट ऑफ महात्मा गांधी एट द UN हेडक्वार्टर्स इन न्यूयॉर्क? अब न्यूयॉर्क में UN के हेडक्वार्टर्स में इसका आंसर होगा मोर देन वन, क्योंकि एंटोनियो गुटेरेस और S जयशंकर दोनों वहाँ पर मौजूद थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हु हैज़ ओवरटेकन टू बी द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड? तो इसका आंसर होगा बर्नार्ड अर्नोल्ड। एलन मस्क को पीछे इन्होंने छोड़ दिया है, अब बर्नार्ड अर्नोल्ड वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। विच फेमस फुटबॉलर इज अबाउट टू रिटायर? तो इस वर्ल्ड कप के बाद लियोनेल मेसी ने रिटायर करने का घोषणा कर दिया है। विच स्टेट हैज़ बैंड द सेल ऑफ पपीज? ये है न्यूयॉर्क।
क्योंकि बहुत सारे क्रिटिक्स हैं, उनका ये कहना है कि न्यूयॉर्क या और भी जितने भी शहर हैं, तो अभी जो कमर्शियल डिमांड स्टार्ट हो गई है पपीज़ की, कैट्स की, उस वजह से ब्रीडिंग बढ़ रही है, ब्रीडिंग इंक्रीज़ हो रही है कमर्शियल डिमांड्स की वजह से। एंड दीज सिटीज़ आर नाउ टर्निंग इनटू अ पपी मिल, मतलब कि पपी पैदा करने की मिल जिसको कहते हैं, मशीन है, ये शहर उसमें तब्दील होते जा रही है। तो उस चीज़ को रोकने के लिए सेल को रोक दिया है न्यूयॉर्क में, कुत्तों की सेल को, पपीज़ के और कैट्स के। फिर आते हैं कुछ डेटा, कुछ वैसे हेडलाइंस हैं और कुछ वैसे न्यूज़ हैं जो जानकारी के लिए आपको ज़रूरी है, तो उस पर बात कर लेते हैं। इंडिया ग्रोइंग फास्टर देन ऑफिशियल डेटा, क्रेडिट सूस है। अब क्रेडिट सूस है एक फिनेंशियल कंपनी है, इसने प्रेडिक्शन दिया है कि जो इंडिया के फिनेंशियल ईयर में ग्रोथ रेट होगी वो अप्रॉक्स 7% होगी, जबकि इंडियन गवर्नमेंट और फाइनेंस मिनिस्ट्री का मानना है कि हम लोग समवेयर अराउंड 5.5% पे रहेंगे। बट इस एजेंसी का मानना है, इस एजेंसी को इंडिया पे भरोसा, और इस एजेंसी का मानना है कि इंडिया का जो ग्रोथ रेट रहेगा वो अप्रॉक्स 7% रहेगा इन दी फाइनेंशियल ईयर 2024। उसके बाद फिर अभी बिहार से न्यूज़ आ रही है, सारण से 42 लोगों की जान चली गई है शराब पीने से। उसको लेकर संसद में भी काफ़ी बवाल चल रहा है। दोनों पार्टीज, ऑपोजिशन और रूलिंग पार्टी, दोनों आमने सामने भी हुए विधानसभा में, और कुछ तूतू मैमे की भी घटनाएं सामने आई। मैं विधायकों की बात कर रहा हूँ, उनके आपसी तूतू मैमे की बात कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें भी सामने आई। उसके बाद फिर हमारे माननीय चीफ मिनिस्टर का बयान भी आता है कि जो पिएगा वो मरेगा ही, उसको लेकर एक काफ़ी विवाद और उत्पन्न हो गया। फिर गैम्बिया में जो ड्रग्स से लोगों की मौत गई थी, वो ड्रग्स बिल्कुल सही थे, ऐसा WHO ने कह दिया है। और अभी ऐसा WHO ने कह दिया है कि जो भी, क्योंकि ये जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी गैम्बिया में, ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इंडियन कंपनी थी, तो काफ़ी बड़ा आरोप लग रहा था। लेकिन अब इसको स्पष्टीकरण कर दिया गया है कि जितनी भी मौतें हुई हैं, तो जो भी ड्रग्स लिए गए थे वो ड्रग्स उचित थे, फाइन थे, ओके थे, कोई उसमें दिक्कत नहीं थी। अगले न्यूज़ पे चलते हैं। गोधरा ट्रेन इंसिडेंट, कन्विक्ट गेट्स बेल। अब गोधरा ट्रेन इंसिडेंट जो हुआ था शायद 2002 में, उनको बेल मिल गया है जो कॉन्विक्ट थे, इस बेसिस पे कि उन्होंने 17 साल सज़ा पहले काट ली है। अभी नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने, 58th चीफ जस्टिस हैं DY चंद्रचूड़, तो उनकी अगुवाई में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला लिया। उसके बाद फिर बोधि ट्री इज़ गुड फॉर हेल्थ, ऐसा फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये देहरादून में लोकेटेड है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसमें बोधि ट्री के ऊपर स्टडी की गई और वहाँ पे बताया गया कि ये बहुत ही हेल्थ बेनिफिट्स और साइंटिफिक बेनिफिट्स भी हैं बोधि ट्री के। अभी जो बोधि ट्री हमारे यहाँ पे लगा हुआ है वो है 5th जनरेशन। एक बोधि ट्री सिलोन में भी हमारा है, ये अशोक के जो बेटे थे, मैं नाम ही भूल रहा हूँ, अशोक के जो बेटे थे और उनकी बेटी थी संघमित्रा, हिज डॉटर एंड सन, ये लोग गए थे सिलोन, तो वहाँ पे भी एक बोधि ट्री इन्होंने इम्प्लांट किया था, वो आज भी है। अगले न्यूज़ पे चलते हैं। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स टू बी कन्विक्टेड इवन इफ करप्शन प्रूफ्स आर सर्कमस्टेंशियल। अब ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट आई है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को कन्विक्ट कर दिया जाएगा करप्शन केसेस में अगर वो सर्कमस्टेंशियल प्रूफ भी मिलते हैं। डायरेक्ट प्रूफ अगर नहीं मिलते हैं उनके घूस लेते हुए, अगर कुछ वैसे प्रूफ भी मिलते हैं कि उन्होंने अपने ड्राइवर को बोला था, उन्होंने अपने मालिक को बोला था, या उन्होंने अपने सर्वेंट को बोला था, या कुछ और भी दूसरे माध्यम से जिसमें वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं बट इनडायरेक्टली उनकी इन्वॉल्वमेंट जहाँ पे साफ झलकेगी, वहाँ पे उनको दोषी करार दिया जाएगा। इस बात को नज़रअंदाज करते हुए कि उनके खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं है। अगर कुछ आसपास रिलेटेड नज़र भी आएगा उनके स्टाफ का, उनके सर्वेंट का, या और भी चीज़ें, तो उनको कन्विक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद फिर एक बहुत बड़ा बयान आ रहा है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हम लोग का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं S जयशंकर, हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर। तो एक बहुत बड़ा बयान आ रहा है, वहाँ पे उन्होंने ये बयान दिया है कि दोज हु होस्टेड ओसामा एंड अटैक्ड नेबरिंग कंट्रीज पार्लियामेंट
cannot summonize before the UN body। अब देखिए यहाँ पे जो निशाना साध रहे हैं हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर, उन्होंने अपनी हम लोगों की बात करते हुए तो जो 21 साल पुरानी घटना है 2002 में जो पार्लियामेंट अटैक्स हुए थे, उसको इनलिस्ट करते हुए साथ साथ में एक बहुत ही अच्छा डिप्लोमेटिक स्टैंड क्रिएट किया है। और यूएस को भी अपने साइड पे लाते हुए, क्योंकि यूएस का, हमारा तो देखिए ओसामा के साथ कुछ वैसा है नहीं, लेकिन यूएस का है, मतलब आप कह लो 36 का आंकड़ा 9/11, और हमारा ये पार्लियामेंट अटैक है। तो हमने यूएस को भी एक तरह से एक बहुत ही डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट इसको कहेंगे कि हमने अपना पॉइंट तो रखा ही, साथ में अपने फ़ायदे के लिए यूएस को भी जोड़ लिया कि हाँ भाई हम आपके साथ, हमारा जो वी हैव अ कॉमन एनिमी करके हम लोगों ने ओसामा को भी उधर जोड़ लिया कि हाँ भाई हमारे जो दुश्मन हैं वो कॉमन है, तो यूएस को साथ हमने कर लिया एक तरह डिप्लोमेटिकली। तो ये काफ़ी एक ये बयान आ रहा है एस जयशंकर जी का वहाँ से। उसके बाद फिर नीरव मोदी 28 दिन के अंदर भारत वापस लाए जा सकते हैं, क्योंकि जितनी भी चीज़ें थी जो उनको वहाँ पे स्टे करने का अलाउ कर रही थी, वो सारी चीज़ें अब एक्सपायर हो रही हैं जो भी थे। तो अब उनको 28 दिनों में लाया जा सकता है। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट फ्लीट ऑफ 36 रफ़ाल लास्ट फ्लीट में आ गए हैं इंडिया में, और इंडिया की अभी फ्लीट कंप्लीट हो गई है। और आप जैसा कि आप जानते होंगे, हम लोग मतलब ये चीज़ ऑफिशियल तो नहीं हुई है। अब आप लोग पूछेंगे कि ऑफिशियल नहीं हुई तो आप कैसे बता रहे हो, बट आप लोग भी नॉर्मल चीज़ों से, न्यूज़ से अवगत हो। अरुणाचल प्रदेश में चाइना ने घुसपैठ कर दी है फिर से, और इंडिया भी इस चीज़ को टैकल करने के लिए रेडी हो रहा है अपने फोर्सेस, क्योंकि आपने देखा होगा न्यूज़ में भी और बाकी जगह भी, अगर आपके आसपास में वैसे लोग हैं तो आपको जानकारी मिली होगी कि अभी कुछ गतिविधियां जो हमारी फौज की गतिविधियां हैं वो बढ़ गई हैं। तो बहुत सारे मतलब एक्सरसाइज किए जा रहे हैं, और बहुत सारे मतलब ड्रिल्स कंडक्ट किए जा रहे हैं। तो खैर वो तो एक अलग टॉपिक है, उस पर बाद में बात करेंगे। ये 2 टॉपिक्स अभी रह गई, हाउ वी ट्रीट आवर फर्स्ट क्लास सिटीजन। इसमें मैं मोटा मोटी आपको बता देता हूँ कि इस चीज़ पे बात की गई है। इस पे बात की गई है ट्राइबल्स के बारे में, और इस पर बात की गई है कि डॉक्टर अम्बेडकर का क्या व्यू था ट्राइबल्स को लेकर, डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू का क्या व्यू था ट्राइबल को लेकर, ट्राइबल्स के लिए हम लोगों ने कौन कौन से लॉ बनाए हैं, आज तक वाकई में क्या हम लोगों ने ट्राइबल के लिए कुछ किया है, वो सारी चीज़ें हैं। तो इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। फॉर मेंस आंसर राइटिंग एक और वीडियो बना दूंगा मैं, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है। एंड दूसरी है डिजिटल इंडिया। तो डिजिटल इंडिया, हाउ डिजिटल इंडिया हैज़ चेंज द यूपीआई मॉडल, भारत पे मॉडल। एंड इसके अलावा यूपीआई हैज़ बीन लॉन्च्ड इन अदर कंट्रीज ऑल्सो लाइक नेपाल, इन द एब्सकॉन्डिंग एरियाज ऑफ इंडिया के एब्सकॉन्डिंग जो कंट्रीज़ हैं उनमें लॉन्च कर दिया गया है। एंड इवन द यूरोपियन कंट्रीज़ एंड द डेवलप्ड कंट्रीज़ ऑफ द वेस्ट आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर यूपीआई। तो यूपीआई से वेस्ट की कंट्रीज़ भी बहुत खुश हैं, बहुत उनको भी ये टेक्नोलॉजी अच्छी लगी है, पसंद आई है, और वो इस टेक्नोलॉजी को अपने यहाँ भी इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो अब आप ये समझ लो कि इंडिया की जो ग्लोबल मार्केट है वो क्रॉस करके जो यूपीआई की, सॉरी इंडिया की नहीं कहूँगा, यूपीआई की जो ग्लोबल मार्केट है वो क्रॉस कर बॉर्डर्स को भी क्रॉस करने वाली है। एंड इट विल हैव नेक्सस अक्रॉस बॉर्डर्स। तो अब यूपीआई समझ लो वर्ल्ड वाइड होने वाला है। तो इन चीज़ों पे बात करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।